हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग मोशन चैप्टर का क्लास 2 कवर करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपने क्लास 1 अच्छे से देख लिया होगा, अच्छे से सब कुछ उसमें आपने समझ लिया होगा। अब आइए हम लोग क्लास 2 को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी यानी कि चाल और वेग को पढ़ लेते हैं। चाल किसे कहते हैं? इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं चाल की परिभाषा। इकाई समय में, इकाई का मतलब एक होता है, समय आप सेकंड में ले लो, आवर में ले लो, है ना, घंटा में ले लो, मिनट में ले लो। तो एक मिनट में या फिर एक सेकंड में या फिर एक घंटे में जो दूरी तय की जाती है उसी को चाल कहते हैं। ठीक, इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल से हमें क्या पता चलता है? चाल से हमें यह पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी तेज या धीमी है, कोई वस्तु कितनी तेज या धीमी गति कर रही है, यही हमें चाल से मालूम पड़ता है। स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे में टाइम होता है। स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे में टाइम होता है। चाल बराबर दूरी बटे में समय होता है। वैसे आपको याद ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि अच्छे से आप इसको रट लीजिए। स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे में टाइम होता है। अब देखो, ये जो चाल है ये अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसके पास कोई दिशा नहीं है, केवल परिमाण है। और एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। डिस्टेंस के लिए आप मीटर लिखेंगे और समय के लिए आप सेकंड लिखेंगे। दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है और समय का एसआई मात्रक सेकंड होता है। तो मीटर पर सेकंड ये आपको एसआई मात्रक मिल जाता है चाल का। अब देखो, वाहन में आप देखते हैं दूरी मापने के लिए ऑडोमीटर होता है। आपके पास बाइक है, आपके पास कार है, तो जिसमें आप डिस्टेंस देखते हैं कि जो आपकी गाड़ी है वो अब तक कितनी दूरी चल चुकी है, उसे मापने के लिए ऑडोमीटर होता है, जो दूरी मापने वाला डिवाइस है। लेकिन जो आप चाल देखते हैं कि आपकी बाइक की स्पीड कितनी है, आपके कार की स्पीड कितनी है, वो जो डिवाइस होता है स्पीड बताने वाला, उसे हम लोग स्पीडोमीटर बोलते हैं। आपसे पूछा गया था एग्जाम में 2018 में, रेलवे के एग्जाम में, आई थिंक ग्रुप डी में या फिर एलपी के एग्जाम में पूछा गया था कि ये जो स्पीडोमीटर है किस टाइप के स्पीड को मेजर करने का काम करता है। तो आप बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का क्या मतलब हुआ? जिस समय जो चाल है वही चाल बताने का काम ये स्पीडोमीटर करता है। ऐसा नहीं है कि आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु गए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गए तो एवरेज स्पीड आपको बताया गया है कि देखो आप यहाँ से यहाँ आए हैं ना, तो आपके बाइक की औसत चाल ये रही है। ऐसा तो नहीं होता है ना। जिस समय जो स्पीड बाइक की, गाड़ी की होती है, वो स्पीड ये डिवाइस बताने का काम करता है। जिस समय जो स्पीड है ना, आप देखते हैं कि ये जो सुई है भाई ऊपर नीचे है ना, आगे पीछे होती रहती है। तो जिस समय जो स्पीड होती है वो बताने का काम स्पीडोमीटर करती है। तो उसे हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। जिस इंस्टेंट पे जो स्पीड है वो स्पीड बताने का काम ये स्पीडोमीटर डिवाइस करता है। ठीक, अब बात करते हैं एक समान चाल के बारे में, यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान चाल किसे कहते हैं? यदि एक वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तब वस्तु को एक समान चाल में कहा जाता है। आपने एक समान गति के बारे में देखा था ना पिछले वाले वीडियो में, यही तो था डेफिनेशन। समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जाती है, उसे हम लोग एक समान गति बोलते हैं। तो वो गति चाल भी हो सकती है, वेग भी हो सकता है। लेकिन एक समान चाल जब हम बोलेंगे तो वहाँ पर हम लोग बोलते हैं समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है ना। चाल के लिए हम लोग दूरी बोलते हैं। समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो बोलते हैं कि वस्तु एक समान चाल में है। तो जब वस्तु एक समान चाल में होती है तो दूरी और समय ये एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। दूरी और समय एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। दूरी समय ग्राफ आपको सरल रेखा प्राप्त होती है। सीधा याद रखो, एक समान जब भी आ जाए तो स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कैसा? स्ट्रेट लाइन। ये जो एक समान चाल है इसी को हम लोग कांस्टेंट स्पीड बोलते हैं, नियत चाल बोलते हैं। मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं और आपके बाइक की स्पीड मान लो 30 किलोमीटर पर आवर है। भाई बाइक की स्पीड ना तो इससे ऊपर जा रही है ना ही इससे नीचे आ रही है, इसी पर अटक गई है। यही है एक समान चाल। यही है एक समान चाल। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक घंटे में जो आपकी बाइक है वो 30 किलोमीटर चल लेती है। हर एक घंटे में 30 किलोमीटर चल लेती है। हर एक घंटे में 30 किलोमीटर
चल लेती है। तो जिस रेट से समय यहाँ पर बढ़ेगा उसी रेट से डिस्टेंस जो है आपकी यहाँ पर बढ़ने वाली है। समय जब 2 गुना होगा डिस्टेंस भी जो है वो 2 गुनी हो जाएगी। समय जब 3 गुना होगा तो डिस्टेंस भी 3 गुनी हो जाएगी। जैसे मान लो समय को आपने 3 गुना कर दिया, यानी 3 घंटे बाद जो आपकी बाइक है वो कितनी दूरी चल लेगी, जो ये दूरी है इसकी 3 गुनी, यानी कि 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर। तो यही चीज़ आपसे कहा गया है कि जिस रेट से समय बढ़ेगा उसी रेट से दूरी जो है वो बढ़ने वाली है। दूरी समय ग्राफ आपको सरल रेखा जो है प्राप्त होती है। ये स्ट्रेट लाइन देखो, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पर डिस्टेंस है और एक्स एक्सिस पर टाइम है। इधर की ओर समय बढ़ रहा है, इधर की ओर दूरी बढ़ रही है। तो एक समान जब भी आ जाए समझ आना है कि ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आपको मिलने वाला है। ये सारे पॉइंट्स याद रखेंगे, बहुत ही सिंपल बेसिक पॉइंट्स हैं ये सारे। अब देखो औसत चाल की हम बात करते हैं। औसत चाल हम लोग किसे बोलते हैं? अधिकांश अवस्थाओं में, ज़्यादातर अवस्थाओं में क्या होता है कि वस्तुएं जो है वो असमान गति में होती हैं। वस्तुएं जो है असमान गति में होती है। आप बाइक भी चलाते हैं तो कभी आपके बाइक की स्पीड बढ़ती है, कभी घटती है। ऐसा नहीं होता है कि एक ही स्पीड पर जो है आप चलते हैं, है ना। क्योंकि रास्ते में जो है कभी हमें भीड़ अधिक मिलती है, कहीं पर कम मिलती है। जहाँ पर अधिक भीड़ मिलती है स्पीड कम हो जाती है, कम भीड़ मिलती है स्पीड ज़्यादा हो जाती है। तो हम लोग असमान गति करते हैं, है ना, असमान गति में होते हैं। असमान चाल से हम लोग चलते हैं, कभी चाल बढ़ती है कभी घटती है, सिचुएशन के हिसाब से है। इसीलिए हम उन वस्तुओं की गति के दर को उनकी औसत चाल के रूप में व्यक्त करते हैं। अब मान लीजिए कि आप अपने घर से, मान लो आप अपने घर से आप अपने दोस्त के घर जाते हैं जो कि काफ़ी दूर है। तो अगर आप अपने घर से अपने दोस्त के घर जाते हैं, आपका दोस्त आपसे पूछता है कि भाई तुम्हारे बाइक की स्पीड क्या थी, तो आप क्या बोलेंगे? आप जब अपने दोस्त के घर गए हैं तो आपके बाइक की स्पीड कभी ज़्यादा थी कभी कम थी, वो तो आप बदलते हुए गए, है ना। कभी 30 की स्पीड से, कभी 50 की स्पीड से, कभी 60 की स्पीड से, कभी 20 की स्पीड से, कभी 10 की स्पीड से, यानी किलोमीटर पर आवर में बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में। तो अगर आपका दोस्त आपसे पूछता है कि किस चाल से आए हो यहाँ तक, आप क्या बोलेंगे? 50 किलोमीटर पर आवर बोलेंगे, 60 किलोमीटर पर आवर बोलेंगे, 10 किलोमीटर पर आवर बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आप एवरेज बोलेंगे कि यार मैं औसतन ना इस चाल से आया हूँ, औसतन ना मैं 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आया हूँ। औसत चाल आप बताएंगे, एवरेज स्पीड बताएंगे कि बाइक की एवरेज स्पीड जो है ये रही होगी, राइट। तो यही चीज़ आपसे कहा गया है कि जब वस्तु असमान गति में होती है, असमान चाल से चलती है, तो हम उस गति के दर को या फिर जो चाल हम बताते हैं वो औसत चाल के रूप में बताते हैं। अगर आप एक समान चाल से आते हैं तब तो कोई झंझट ही नहीं है ना। आपके बाइक की स्पीड अगर 50 किलोमीटर पर आवर रही है पूरे जर्नी में, आपके घर से आपके दोस्त के घर तक जाने में, तो आप सिंपली 50 किलोमीटर पर आवर बोल देंगे। लेकिन आपकी स्पीड कभी बढ़ी है घटी है, वैसे में आप कौन सी स्पीड बोलेंगे? आप जो है एवरेज स्पीड बोलेंगे कि औसतन जो है ये चाल जो है वो रही है, ठीक। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे में कुल समय। जब भी चाल आ जाए तो हम दूरी बोलेंगे, ठीक। कुल दूरी बटे में कुल समय। औसत चाल बराबर चाल का संबंध दूरी से है, अभी आप वेग पढ़ेंगे उसका संबंध विस्थापन से हो जाता है। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे में कुल समय, राइट। जैसे मान लीजिए कि जब आप घर से चले थे तो आपने देखा था कि ऑडोमीटर में जो आपकी बाइक है वो 1500 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुकी है, 1500 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुकी है। फिर आप अपने दोस्त के घर जाते हैं, आपको समय 2 घंटे लग जाते हैं। फिर आपने वहाँ पर, जब आप वहाँ पर पहुँचते हैं तो आप देखते हैं कि जो आपके बाइक के अंदर डिवाइस है स्पीड ऑडोमीटर, वो डिस्टेंस आप 1600 किलोमीटर दिखा रहा है। मतलब आपने कितना डिस्टेंस कवर किया? तो आपने डिस्टेंस कवर किया 100 किलोमीटर। भाई पहले आपके बाइक में जो ऑडोमीटर है वो 1500 किलोमीटर डिस्टेंस दिखा रहा था, आप अपने दोस्त के घर पहुंच जाते हैं, अब 1600 किलोमीटर डिस्टेंस दिखा रहा है, मतलब आपने 100 किलोमीटर चल लिया, आपको समय लगा 2 घंटा। तो औसत चाल अगर मैं आपसे पूछूं तो टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस आपका 100 किलोमीटर है और टोटल टाइम 2 घंटा है, तो 50 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है? ये औसत चाल है, ये औसत चाल है। इसका मतलब ये नहीं है
कि आप अपने घर से अपने दोस्त के घर इसी वाले स्पीड से गए हैं। कभी आपके बाइक की स्पीड इससे अधिक रही होगी, कभी आपके बाइक की स्पीड इससे कम रही होगी, लेकिन एवरेज जो है 50 किलोमीटर पर आवर है। तो अगर आपका दोस्त आपसे पूछेगा किस स्पीड से आए हो, तो आप बोलेंगे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया हूँ औसतन। ठीक, ये बात आपको पहले से पता रहेगा कि भाई बीच में स्पीड मैंने बढ़ाया भी है, घटाया भी है, लेकिन एवरेज जो है ये 50 किलोमीटर पर आवर से मैं आया हूँ। ये होता है औसत चाल का मतलब। अब आइए इस टॉपिक पे हम लोग कुछ प्रश्नों को करते हैं। एनसीईआरटी का यह प्रश्न है, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है, पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। यानी पहले 16 मीटर की दूरी जो है 4 सेकंड में तय करती है, बाद के 16 मीटर की दूरी जो है 2 सेकंड में तय करती है। वस्तु की औसत चाल क्या होगी? अब देखो, पहले 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है और बाद की 16 मीटर 2 सेकंड में तय करती है। तो सीधी सी बात है कि स्टार्टिंग में वो जो वस्तु है धीमी चली है और बाद में वो वस्तु जो है थोड़ी फास्ट चली है, तभी तो इस वाले 16 मीटर को कवर करने में 4 सेकंड का समय लगा और ये 16 मीटर बाद के 16 मीटर में बस 2 सेकंड। तो अभी जो है फास्ट चली है और इससे पहले स्लो चली थी। तो हम क्या बताएंगे यहाँ पर? औसत चाल, यानी कि असमान गति है तो असमान गति के लिए हम लोग औसत चाल बताते हैं। औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड है ना, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, टोटल डिस्टेंस, यही मेन फॉर्मूला है। टोटल डिस्टेंस बट्टे में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बट्टे में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया गया? 16 मीटर, फिर से 16 मीटर। टोटल टाइम कितना लगा? पहले 4 सेकंड और बाद में लगा 2 सेकंड। तो ये हो गया 32 बट्टे में 6, ये आ जाएगा 5.33 मीटर पर सेकंड। ये औसत चाल है। ये औसत चाल है, मतलब कभी स्पीड इससे अधिक रही होगी, कभी स्पीड इससे कम रही होगी। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 300 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करता हुआ 2 मिनट 20 सेकंड में एक सिरे ए से दूसरे सिरे बी पर पहुंचता है। मान लीजिए ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है ए। यहां से जॉगिंग करता हुआ जोसेफ, मान लीजिए कि आप ही थे, आप जॉगिंग करते करते यहां पर पहुंच गए, इस पॉइंट बी पर पहुंच गए। ये सीधा रास्ता है और 300 मीटर डिस्टेंस है। ये टोटल डिस्टेंस कितनी है भाई? 300 मीटर है। अच्छा, जाने में जोसेफ को टाइम कितना लगता है? जाने में जोसेफ को टाइम कितना लगता है? ये समय लगता है 2 मिनट 30 सेकंड। 2 मिनट यानी कि 120 सेकंड। देखो, आंसर आपको मीटर पर सेकंड में चाहिए तो सारे मान आप मीटर सेकंड में पुट करेंगे, है ना, मीटर में और सेकंड में पुट करेंगे। तो 2 मिनट 30 सेकंड है तो मिनट को हम लोग सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, समय आपको सेकंड में और डिस्टेंस आपको मीटर में, क्योंकि आंसर मीटर पर सेकंड में है। तो 2 मिनट यानी कि 120 सेकंड और प्लस 30 सेकंड, तो कुल मिलाकर के 150 सेकंड। 150 सेकंड। 150 सेकंड में जो जोसेफ है ये ए से बी तक पहुंच जाता है। घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी पर पहुंचता है। फिर ये ऐसे घूम करके आता है, फिर ये ऐसे घूम करके आता है। यहाँ पर मान लीजिए कि बिंदु सी है, यहाँ पर घूम करके आता है तो 100 मीटर ये बैक चला है फिर से। और यहाँ पर इसको समय कितना लगा? यहाँ पर इसको समय लगा आने में बिंदु सी पर 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। 60 सेकेंड। जोसेफ की औसत चाल क्या है? औसत चाल आपको बताना है। औसत चाल का सूत्र वही है, टोटल डिस्टेंस बट्टे में टोटल टाइम, है ना, टोटल डिस्टेंस बट्टे में टोटल टाइम। औसत चाल, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस बट्टे में टोटल टाइम। चलो, टोटल डिस्टेंस जोसेफ ने कितना चला? ए से बी गया पहले 300 मीटर, फिर बी से सी आया घूम करके 100 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस तो इसने कवर किया 300 मीटर प्लस 100 मीटर, 300 मीटर प्लस 100 मीटर। टोटल टाइम ए से बी जाने में इसने लिया 150 सेकेंड, 150 प्लस, और फिर बी से सी आने में इसने लिया 60 सेकेंड। तो ये हो गया 400 बट्टे में ये हो गया 210। तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा
अगर ये 42 होता तो 2 बार में ख़त्म हो जाता है, लेकिन क्योंकि ये 40 है तो 2 से थोड़ा कम आएगा, यानी कि 1.9 मीटर पर सेकेंड। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस बट्टे में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बट्टे में टोटल टाइम, है ना, टोटल डिस्टेंस बट्टे में टोटल टाइम, ये हमारा फॉर्मूला होता है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक व्यक्ति स्कूटर से 5 मिनट में 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, मीटर पर सेकंड में चाल ज्ञात करें। ये आपके एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है रेलवे में, मीटर पर सेकंड में चाल आपको बताना है। चाल निकालिए, चाल का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे में टाइम, है ना, चाल बराबर सिंपल दूरी बटे में समय। तो डिस्टेंस है 3 किलोमीटर, आपको आंसर चाहिए मीटर पर सेकंड में, तो दूरी को आप जो है मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 3 किलोमीटर में हम लोग 1000 से गुना कर देंगे तो मीटर में ये दूरी जो है बदल जाएगी। समय आपको चाहिए सेकंड में, ये 5 मिनट है तो इसको भाई बदल लो सेकंड में 60 से गुना करके, राइट। तो ये 3000 और बट्टे में ये 300 हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा 10 बार में, तो ये 10 मीटर पर सेकंड, है ना। मीटर पर सेकंड में आंसर चाहिए था, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। ट्रेन ए 3 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जबकि ट्रेन बी 4 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। किस ट्रेन की गति तेज है? तो वो कौन सी भौतिक राशि है जो हमें कोई वस्तु धीमी है या तेज है ना, धीमी गति कर रही है, तेज गति कर रही है, ये बताने का काम करती है। वो कौन सी भौतिक राशि है? तो अभी मैंने आपको बताया वो क्या है, चाल। चाल से हमें पता चलता है कि कोई वाहन, कोई वस्तु कितनी तेज चल रही है, कितनी धीमी चल रही है, राइट। तो हम क्या करते हैं, ट्रेन ए और ट्रेन बी दोनों के लिए हम लोग स्पीड निकाल लेते हैं। ट्रेन ए की बात करते हैं तो स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बट्टे में टोटल टाइम, 120 बट्टे में ये समय कितना है, 3 है, तो स्पीड निकल करके आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन बी के लिए बात करते हैं, ट्रेन बी इसके लिए स्पीड निकालते हैं, स्पीड बराबर डिस्टेंस बट्टे में टाइम, 180 बट्टे में ये 4, ये आ गया 45 किलोमीटर पर आवर। कौन सी ट्रेन तेज है, ट्रेन बी। 2 हमारा राइट आंसर। एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट लगते हैं। पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या है? सिग्नल की चाल आपको दी गई है जो कि लाइट की स्पीड है, राइट। तो मान लीजिए कि ये पृथ्वी है हमारी, ये पृथ्वी है, और यहां पर अंतरिक्ष यान है, ठीक है। मान लो कि ये अंतरिक्ष यान है। अब यहां से सिग्नल को पहुंचने में इस पृथ्वी तक समय लगता है, टाइम लगता है 5 मिनट, 5 मिनट समय लगता है, यानी कि कितना सेकंड हो जाएगा, 5 गुने में 60 कर दो, 300 सेकंड, 300 सेकंड। सिग्नल की चाल आपको दी गई है, सिग्नल की चाल आपको दी गई है 3 गुने में 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकंड। आपको क्या चाहिए, ये जो पृथ्वी है और ये जो अंतरिक्ष यान है इनके बीच की दूरी, आपको क्या चाहिए, दूरी चाहिए। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बट्टे में समय, यही तो पढ़ रहे हैं हम लोग। यहां से दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुने में समय, चाल है 3 गुने में 10 पे पावर 8, समय है 300, गुना करेंगे 9 गुने में 10 पे पावर 10 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। सॉरी, माफ़ करिएगा, हमसे डिस्टेंस पूछा गया था तो मीटर हमारा आंसर हो जाएगा सिंपली। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर।
एक कार 10 मीटर त्रिज्या वाली वृत्ताकार पथ पर घूमती है और 5 मिनट में 5 चक्कर पूरा करती है। कार की औसत चाल क्या है? औसत चाल क्या है? तो वृत्ताकार पथ पर घूमा जा रहा है, ठीक है, वृत्ताकार पथ पर घूमा जा रहा है और जो इसकी त्रिज्या है वो कितनी है? जो इसकी त्रिज्या है 10 मीटर है। तो मान लीजिए ये एक पिंड है ना, ये एक पिंड है, कार मान लो, ये पिंड ही कार है। ये 5 चक्कर कार लगाती है, ऐसे 1 चक्कर, फिर 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर, ऐसे 5 चक्कर। एवरेज स्पीड क्या है? तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम। अब देखो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा। अगर 1 चक्कर लगाया जाए, 1 चक्कर लगाया जाए तो कितनी दूरी तय की जाएगी? जो वृत्त की परिधि है, तो 1 चक्कर में इतनी दूरी तय की जाती है। टोटल कार 5 चक्कर लगाती है तो इसमें हम लोग 5 से गुना कर देंगे, यानी कार जो है कुल इतनी दूरी चली है। और बटे में टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना है? 5 मिनट है। अच्छा, आंसर आपको मीटर पर मिनट में ही चाहिए, आंसर आपको मीटर पर मिनट में ही चाहिए, तो आपको इसे सेकंड में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। इसको सॉल्व कीजिए, सारे मान को डाल दीजिए। 2 पाई, आर का मान 10 लेना है और यहाँ पर 5 हो जाएगा, बट्टे में 5 हो जाएगा, 5 से 5 ये ख़त्म हो जाएगा, ये हो गया हमारा 20 पाई। 20 पाई मीटर पर मिनट, 20 पाई मीटर पर मिनट। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा सूत्र है, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम। इसी पर जो है बहुत सारे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं फिजिक्स के अंदर। दिए गए चित्र में एक व्यक्ति भुजा के अनुदिश ए से सी तक 2 सेकंड में जाता है। ए से सी तक, ऐसे ए से बी और बी से सी, ऐसे एक व्यक्ति जो है जाता है। व्यक्ति की औसत चाल क्या है? एवरेज स्पीड फिर से पूछा गया हमसे, एवरेज स्पीड पूछा गया है। तो टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस देखो, ए से बी जाने में 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया जाएगा, बी से सी जाने में 10 मीटर, तो ये 10 + 10। टोटल टाइम कितना लगता है? टोटल टाइम 2 सेकंड का ही मात्र लगता है। तो 20 बटे में 2 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। ऑडोमीटर क्या मापता है? ऑडोमीटर क्या मापता है? स्पीडोमीटर स्पीड और ऑडोमीटर डिस्टेंस। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाते समय औसत चाल 20 किलोमीटर पर आवर प्राप्त करता है। उसी रास्ते से लौटते समय भीड़ कम होने के कारण उसकी औसत चाल 30 किलोमीटर पर आवर होती है। अब्दुल की इस पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी? अब देखो, अब्दुल जो है स्कूल जब जाता है अपने घर से तो उसकी गाड़ी की स्पीड जो है, एवरेज स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है। लौटते समय रास्ते पे भीड़ जो है वो कम होती है, तो उसके गाड़ी की औसत चाल जो है ये 30 किलोमीटर पर आवर होती है। इस पूरे जर्नी की अगर हम बात करते हैं तो औसत चाल क्या होगी? ये वही कॉन्सेप्ट हो गया कि आप अपने दोस्त के घर गए थे, जा रहे थे, तो कभी बाइक की स्पीड बढ़ी थी, कभी कम हुई थी। एवरेज स्पीड उस पूरे जर्नी की कुछ ना कुछ निकल करके आती है। तो औसत चाल आप कैसे बताएंगे? देखो, पहले हम लोग यहाँ पर कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लीजिए अब्दुल का घर है, ये अब्दुल का स्कूल है, ये अब्दुल का स्कूल है। तो जब अब्दुल घर से स्कूल गया, घर से स्कूल गया तो इसकी जो औसत चाल थी गाड़ी की 20 किलोमीटर पर आवर थी। फिर जब स्कूल से घर आया तो औसत चाल थी 30 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, डिस्टेंस तो बराबर ही अब्दुल ने कवर किया, डिस्टेंस तो बराबर ही कवर किया ना। जाने में जो डिस्टेंस वही आने में डिस्टेंस। मान लीजिए जाने में अगर d डिस्टेंस कवर किया गया है
तो आने में भी डी डिस्टेंस ही कवर किया गया ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई शाम में जब आया तो घर जो है वो दूर चला गया। जितनी दूरी स्कूल जाने में तय की गई है उतनी ही दूरी स्कूल से घर आने में तय की गई है। अच्छा देखो 20 किलोमीटर पर आवर से अगर गया होगा तो नो डाउट जाने में जो है वो ज़्यादा टाइम लगा है और आने में जो है कम टाइम लगा होगा। तो देखो आपसे औसत चाल पूछा गया है, एवरेज स्पीड पूछा गया है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या है एवरेज स्पीड का? टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है? टोटल डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल में कितना है पता नहीं है, लेकिन इतना तो पता है ना कि जाने में जितनी दूरी तय की गई उतनी ही आने में है। तो जाने में मान लो डी डिस्टेंस अगर कवर किया गया तो आने में भी डी डिस्टेंस ही कवर किया गया है, तो डी प्लस डी, टोटल डिस्टेंस 2d। टोटल टाइम, अब देखो टाइम अपने को नहीं पता है, टाइम अपने को नहीं पता है जाने में कितना टाइम लगा होगा। तो समय बराबर दूरी बट्टे में चाल होता है, समय बराबर दूरी बट्टे में चाल होता है। तो मान लो जाने में t1 टाइम लगा, स्कूल जाने में t1 टाइम लगा, कैसे निकालेंगे? दूरी d और जो चाल है वो 20 है। आंसर आपको किलोमीटर पर आवर में चाहिए तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा स्कूल से घर आने में अलग टाइम लगा है क्योंकि चाल ही अलग है, अलग स्पीड से आया है वो घर। यहाँ पर भी समय बराबर दूरी बट्टे में चाल, दूरी तो वही है d, लेकिन चाल इस बार 30 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, तो टोटल टाइम अगर अपने को चाहिए, अपने को टोटल टाइम चाहिए तो इन दोनों समय को जोड़ेंगे ना, यानी कि d बट्टे में 20 प्लस d बट्टे में 30। सॉल्व करेंगे इसको। 2d बट्टे में इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 60, 20 तिहाई 60, 30 दूने में 60, ये माफ़ करिएगा 3d हो जाएगा, 3d प्लस 2d, ये बराबर हो जाएगा 2d गुने में 60 बट्टे में 3 और 2 5, 5d। d से d खत्म हो जाएगा, 5 से इसको उड़ाएंगे 12 हो जाएगा, ये आ गया 24 किलोमीटर पर आवर। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रखिए। यहाँ पर आप यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे कि जब भी समान दूरी अलग अलग चाल से चली जाए, जैसे यहाँ पर देखो घर से स्कूल गया, स्कूल से घर आया, समान दूरी है ना भाई, जाने में भी डी डिस्टेंस कवर किया गया, आने में भी डी डिस्टेंस कवर किया, लेकिन अलग अलग स्पीड से, गया v1 स्पीड से, आया v2 स्पीड से। तो जब भी समान दूरी अलग अलग चाल से चली जाए तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप कैसे लिखेंगे? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखने के लिए आप ये सूत्र ध्यान में रखें। इतना आपको नहीं करना जितना मैंने आपको समझाया है। आप ये सूत्र लगाएंगे 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, ये सूत्र आप लगाएंगे। ठीक, जब भी समान दूरी अलग अलग चाल से चली जाए तब आप एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखो हमारे केस में क्या हुआ, समान दूरी तो चली गई है डी अलग अलग स्पीड से v1 v2, तो सारे का मान आप डाल दो। 2 गुने में v1 हमारा 20 है, v2 हमारा 30 है, बट्टे में v1 20 है और v2 30 है। सॉल्व करके देखिए 24 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आएगा। तो ऐसे आपको बनाना है, ये आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। राइट, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक कृत्रिम उपग्रह 42,250 किलोमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। यदि वह 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसकी चाल का परिकलन कीजिए। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बट्टे में टाइम, डिस्टेंस बट्टे में टाइम, डिस्टेंस बट्टे में टाइम। अब देखो एक पूरा चक्कर लगाने में
कितना समय लगता है, तो 24 घंटे का समय लगता है, 24 घंटे का समय लगता है। आंसर आपको किलोमीटर पर आवर में ही चाहिए, तो आप जो है इसको चेंज मत करें मीटर पर सेकंड में, इसको मीटर में और इसको सेकंड में, है ना, नहीं इसको सेकंड में और इसको मीटर में। आंसर आपको किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो यूनिट कन्वर्जन का कोई चक्कर नहीं है। तो एक पूरा चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लगता है, लेकिन एक पूरे चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा, कितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा इस सैटेलाइट के द्वारा, तो 2 पाई आर के बराबर 2 गुने में पाई गुने में आर कितना है, ये देख लो 42,250 किलोमीटर पर आर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये मान निकल करके आएगा 11,065.45 किलोमीटर पर आर। बी आपका राइट आंसर आएगा। एनसीईआरटी का ये सवाल है, ठीक है। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में आप देखेंगे तो ये सवाल आपको मिल जाएगा। एक और सवाल देखते हैं। कार का ऑडोमीटर 2000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर हो जाता है। पहले जो कार का ऑडोमीटर है 2000 किलोमीटर दिखाया था, बाद में 2400 किलोमीटर ये हो गया। एक यात्रा के दौरान समय लगा 8 घंटे। औसत चाल बताना है आपको किलोमीटर पर आवर में, साथ में मीटर पर सेकंड में भी। अच्छा, डिस्टेंस कितना कवर किया गया है? डिस्टेंस कवर किया गया 2400 माइनस 2000, यानी डिस्टेंस कवर किया गया 400 किलोमीटर। समय कितना लगा डिस्टेंस कवर करने में? समय लगा 8 घंटा। ये डिस्टेंस 2400 किलोमीटर आ गया, 400 किलोमीटर आ गया। भाई पहले आपके बाइक की स्पीड जो है, पहले आपके बाइक में जो ऑडोमीटर है मान लो वो 2000 किलोमीटर पर था, बाद में 8 घंटे ट्रेवल करने के बाद अब वो 2400 किलोमीटर पर है। मतलब आपने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? 400 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। अब आ जाइए, एवरेज स्पीड चाहिए। एवरेज स्पीड का हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर लिखते हैं, डायरेक्ट मान लिखते हैं, टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 400 किलोमीटर और टोटल टाइम 8 घंटे, ये आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर में तो आंसर 50 आया है, यानी 40 वाला कट जाएगा, 25 वाला कट जाएगा, 100 वाला कट जाएगा, आंसर हमारा ए आ जाएगा। मीटर पर सेकंड में भी निकाल लेते हैं। तो अगर आपको मान लो किलोमीटर पर आवर में मान पता है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि 5/18 में 5/18 से गुना कर देते हैं, तो मान आपका मीटर पर सेकंड में निकल करके आ जाता है। तो यहाँ पर मीटर पर सेकंड में हमें चाहिए, तो 50 किलोमीटर पर आवर है, इसमें हम लोग गुना कर देंगे 5/18 से, तो 18 त्रिक 54 हो जाएगा, 3×5 = 15 हो जाएगा, यानी कि 15 से थोड़ा सा कम आएगा, 13.89 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। वैसे आपको पता ही होगा, मैथ्स में आप पढ़ते ही होंगे। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेग को। हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे चाल को, औसत चाल के ऊपर हम लोगों ने प्रश्नों को किया। अब हम लोग वेग को पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला से, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टे में समय। आपने पढ़ा अभी चाल, चाल बराबर दूरी बट्टे में समय, वेग बराबर विस्थापन बट्टे में समय। आपने अभी क्या पढ़ा? आपने अभी पढ़ा चाल, चाल बराबर दूरी बट्टे में समय। अभी आप यहाँ पर क्या पढ़ रहे हो? वेग पढ़ रहे हो। वेग बराबर विस्थापन बट्टे में समय, वेग बराबर विस्थापन बट्टे में समय। वेग क्या है? विस्थापन बट्टे में समय होता है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि दूरी बराबर विस्थापन, क्या ये संभव है? मैंने आपको बता रखा है क्लास 1 में, बिल्कुल संभव है। क्यों नहीं संभव है? अगर गति की जा रही है, गति हो रही है बिना दिशा में परिवर्तन किए, यानी सीधी रेखा में जब वो गति हो रही है, वैसे केस में दूरी बराबर विस्थापन, दूरी बराबर विस्थापन हो सकता है। किस केस में? अगर दिशा निश्चित है, दिशा में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो अगर दिशा में परिवर्तन नहीं हो रहा है, वैसे केस में सोचो आप, दूरी बराबर विस्थापन है। अब आप इसमें समय से भाग लगा दो, दोनों साइड समय से आप भाग लगा दो, तो दूरी बट्टे में समय क्या होता है?
चाल होता है और विस्थापन बट्टे में समय क्या होता है, वेग होता है। तो क्या चाल बराबर वेग हो गया? चाल बराबर वेग हो गया। लेकिन चाल बराबर वेग कब हुआ? चाल बराबर वेग कब हुआ? जब दूरी और विस्थापन ये दोनों बराबर हो गया। और ये दोनों बराबर कब हुआ? जब दिशा में परिवर्तन, बिना दिशा में परिवर्तन की गति हो रही है, यानी सीधी रेखा में गति हो रही है, एक निश्चित दिशा में गति हो रही है, वैसे केस में। अब देखो, हम चाल को वेग कह सकते हैं कब? अगर दिशा निश्चित है, तो निश्चित दिशा में वस्तु की चाल को वेग कहते हैं। मैंने आपको समझा दिया, ठीक। हम ये भी बोल सकते हैं कि एकांक समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं, लेकिन यहाँ भी दिशा हमको निश्चित जो है वो करनी होगी, क्योंकि बात हम यहाँ पर दूरी के संदर्भ में कर रहे हैं। दूरी बट्टे में समय, दूरी बट्टे में समय चाल है और चाल बराबर वेग है, तो दूरी बट्टे में समय आप वेग के बराबर ही बोल सकते हो। लेकिन ऐसा कब बोल सकते हो आप? जब दिशा निश्चित है, दिशा में परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक। तो आप डेफिनेशन ऐसे ही बोल सकते हो चाल के संदर्भ में, चाल के टर्म में, तो आपको यहाँ पर डायरेक्शन जो है वो बतानी पड़ेगी। आप डिस्टेंस के टर्म में वेग को डिफाइन कर सकते हो, तो भी आपको डायरेक्शन जो है बतानी पड़ेगी। हाँ, अगर आप विस्थापन के टर्म में वेग को डिफाइन करते हो तो डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विस्थापन में पहले से ही डायरेक्शन जो है वो शामिल है। तो एकांक समय में उत्पन्न विस्थापन को वेग कहते हैं। अब देखो, जब विस्थापन बोला तो निश्चित दिशा शब्द जो है नहीं लिखा गया है ना। चाल जब था तब लिखा गया था, दूरी जब था तब लिखा गया था, लेकिन अब विस्थापन की बात करते हैं तो यहाँ पर दिशा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विस्थापन तो पहले से सदिश राशि है, इसमें दिशा पहले से इंक्लूडेड है। तो विस्थापन जो उत्पन्न होता है एकांक समय में, एकांक समय मतलब 1 मीटर, 1 सेकेंड, 1 घंटा, ठीक। एकांक का मतलब एक होता है, समय को आप सेकेंड में, मीटर मैंने बोल दिया आई थिंक, सेकेंड में, मिनट में, घंटा में आप ले सकते हो। तो एकांक समय में उत्पन्न विस्थापन को वेग कहते हैं, ठीक। इसी से फॉर्मूला आया विस्थापन बट्टे में समय, विस्थापन बट्टे समय बराबर वेग हो जाएगा। अब देखो, जैसे ही आपने डायरेक्शन को चेंज किया, आपने पढ़ रखा है कि दूरी और विस्थापन ये एक नहीं हो सकते हैं। तो जैसे ही आपने डायरेक्शन चेंज कर दिया, तब आप नहीं बोल पाओगे कि चाल को वेग कहेंगे। डायरेक्शन चेंज कर दिया तो तब आप नहीं बोल पाओगे दूरी बट्टे में समय बराबर वेग होगा, यानी कि एकांक समय में तय की गई दूरी को वेग कहेंगे, तब आप नहीं बोल पाओगे। कब? जब आप डायरेक्शन को चेंज करोगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब जो वेग है इसके पास चाल भी है, दिशा भी है, क्योंकि विस्थापन बट्टे में समय है फॉर्मूला, तो विस्थापन के पास परिमाण भी है, विस्थापन के पास परिमाण भी है। विस्थापन का मतलब क्या? दूरी प्लस दिशा। विस्थापन का मतलब क्या? दूरी प्लस दिशा। तो दूरी बट्टे में समय चाल और साथ में दिशा, तो वेग बराबर चाल प्लस दिशा। वेग के पास चाल है और दिशा है, वेग के पास चाल है और दिशा है। ये चाल ही वेग का परिमाण है। वेग जो है अपने आप में सदिश राशि है, वेग अपने आप में सदिश राशि है, क्योंकि वेग के पास परिमाण तो है ही, साथ में क्या है? दिशा है। और जो वेग का परिमाण होता है उसी को हम लोग चाल बोलते हैं। तो वेग के पास चाल के साथ क्या है? दिशा है। वेग अपने आप में सदिश राशि है। एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड हो जाएगा। विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर और समय का सेकंड होता है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अब देखो, एक समान वेग कब बोलेंगे? एक समान वेग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक समान वेग बोलने के लिए जरूरी है कि एक समान चाल हो और एक समान दिशा हो, यानी दिशा भी नहीं बदलनी चाहिए, चाल भी नहीं बदलनी चाहिए, दोनों में से कोई भी नहीं बदलनी चाहिए। वैसे केस में आप बोलोगे कि एक समान वेग है, क्योंकि वेग के पास क्या है भाई? वेग के पास चाल के साथ दिशा है, चाल के साथ दिशा है, चाल के साथ दिशा है। तो एक समान वेग तो तभी होगा ना जब ये एक समान चाल हो जाए और एक समान दिशा हो जाए। सिंपल। एक निश्चित दिशा में एक समान चाल को एक समान वेग कहते हैं। तो चाल को आप वेग कह सकते हो जब दिशा निश्चित हो, तो एक समान चाल को आप एक समान वेग बोल सकते हो जब दिशा निश्चित हो। एक समान वेग को ही हम लोग नियत वेग बोलते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ पर ये सीधी, ये जो रास्ता है ये सीधा रास्ता है। अगर इस रास्ते पे मान लो कोई कार जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर से चल रही है ना, यही
स्पीड है, 10 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो स्पीड भी कांस्टेंट एक समान, चाल भी एक समान और दिशा भी एक समान स्ट्रेट लाइन में, तो आप बोल सकते हो एक समान वेग में है। लेकिन मान लो यही कार जो है अब इस वाले रास्ते पर जो है 10 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, यानी इस एक समान चाल से चल रही है, एक समान चाल से ऐसे चल रही है, क्या हम बोलेंगे यहाँ पर एक समान चाल बराबर एक समान वेग? क्या इस वाले केस में हम लोग ये बोल सकते हैं यूनिफॉर्म स्पीड बराबर यूनिफॉर्म वेलोसिटी? क्या हम बोल सकते हैं इस वाले केस में? ये मान लो दूसरा केस है, ये पहला केस है, इस वाले केस में नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड बराबर यूनिफॉर्म वेलोसिटी यहाँ पर नहीं है। कारण क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड के लिए तो केवल आपको चाल देखनी है कि चाल नियत होनी चाहिए, तो चाल तो नियत है 10 किलोमीटर पर आवर, लेकिन वेग यूनिफॉर्म बताने के लिए केवल चाल नियत नहीं, दिशा भी तो नियत होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर दिशा में परिवर्तन हो रहा है, लगातार दिशा में परिवर्तन हो रहा है। देखो हाँ, इस वाले केस में आप बोल सकते हो कि यूनिफॉर्म स्पीड बराबर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि इस वाले केस में जो है दिशा भी निश्चित है और चाल भी निश्चित है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि वेग में परिवर्तन कब हो सकता है। नियत वेग के लिए चाल नियत और दिशा नियत, वेग में परिवर्तन कब हो सकता है? देखो वेग में आपने देखा अभी कि वेग के पास चाल के साथ दिशा है, चाल के साथ दिशा है। एक समान वेग के लिए एक समान चाल, एक समान दिशा। अब वेग में अगर आपको परिवर्तन करना है तो आप कैसे कैसे कर सकते हो? आप चाल में परिवर्तन कर दो तो भी वेग में परिवर्तन हो जाएगा। आप चाल में परिवर्तन नहीं करना चाहते हो, उसको आप निश्चित रखना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप दिशा में परिवर्तन कर दो तो वेग में परिवर्तन हो जाएगा। आप दोनों में परिवर्तन कर दो तो वेग में परिवर्तन हो जाएगा। तो वेग में परिवर्तन 3 प्रकार से संभव है। चाल में परिवर्तन से वेग में परिवर्तन हो जाएगा, दिशा में परिवर्तन से वेग में परिवर्तन हो जाएगा, दोनों में परिवर्तन से वेग में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक, तो वेग में परिवर्तन तब होता है जब वस्तु की चाल बदल जाए या फिर गति की दिशा बदल जाए या फिर दोनों बदल जाए। ठीक, अगर मान लो इस रास्ते अगर वस्तु गति कर रही है तो आप साफ तौर पर बोल पाओगे कि भाई वेग में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन क्यों? डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। अगर हम यहाँ पर स्पीड को फिक्स भी कर देते हैं, चाल को नहीं बदलते हैं, लेकिन दिशा में परिवर्तन यहाँ पर लगातार जो है वो होने वाली है, इसीलिए वेग में परिवर्तन हो जाएगा। हाँ, इस वाले केस में आप बोल सकते हो कि वेग में परिवर्तन जो है वो दिशा के कारण तो संभव नहीं है, क्योंकि जो रास्ता है वो सीधा है। हाँ, चाल में परिवर्तन के कारण जो है वो यहाँ पर वेग में परिवर्तन हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये ध्यान में रखिएगा। वेग में परिवर्तन कब कब हो सकता है? चाल बदल जाए तो हो सकता है, दिशा में परिवर्तन हो जाए तो हो सकता है, दोनों में परिवर्तन हो जाए तो भी हो सकता है। अब असमान वेग किसे बोलेंगे? भाई जो वेग एक समान नहीं है उसे आप असमान बोल दो, जो वेग एक समान नहीं है उसे आप असमान बोल दो। जैसे इस वाले रास्ते से अगर आप जाते हैं तो दिशा में परिवर्तन के कारण वेग में परिवर्तन हो जाएगा ना, वेग में परिवर्तन हो गया मतलब असमान वेग है। ठीक, वेग में परिवर्तन अगर हो गया तो वो असमान वेग है, चाहे वो चाल में परिवर्तन के कारण, चाहे वो दिशा में परिवर्तन के कारण, चाहे दोनों में परिवर्तन के कारण। क्योंकि अगर वेग एक समान होगा ना तो दिशा भी निश्चित और चाल भी निश्चित, दोनों के दोनों निश्चित होंगे। यदि वस्तु का वेग किसी दिए गए समय अंतराल में बदलता रहता है, अब ये बदलाव मैंने आपको ये चीज बताया है, चाल में बदलने के कारण हो, चाहे दिशा में बदलने के कारण हो, दिशा बदलने के कारण हो, चाहे दोनों बदलने के कारण हो, अगर किसी दिए गए समय अंतराल में अगर वेग बदलता रहता है तो वो असमान वेग हो जाएगा, असमान वेग हो जाएगा। ठीक, मान लीजिए कि इस वाले रास्ते जो है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप बाइक चला रहे थे, ये फिक्स्ड है, ये चाल जो है ये फिक्स्ड है, लेकिन डायरेक्शन में चेंज होने के कारण वेग में परिवर्तन हो जाएगा, वेग बदल गया मतलब ये असमान वेग है। अच्छा, मान लो यहाँ पर दिशा तो निश्चित है, लेकिन आप जो है अपने बाइक की स्पीड बार बार बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, ठीक ना। कभी आप 15 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा स्पीड रख रहे हैं, कभी कम रख रहे हैं, तो चाल में परिवर्तन आप कर रहे हो ना। चाल में परिवर्तन के कारण इस बार वेग में परिवर्तन हो जाएगा, वेग में परिवर्तन हो गया मतलब असमान वेग है, राइट। तो एवरेज वेलोसिटी बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे में टोटल टाइम आप बोलेंगे। औसत वेग, देखो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे में कुल विस्थापन, औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे में कुल समय।
आप औसत वेग बराबर कुल दूरी बट्टे में कुल समय भी बोल सकते हो, यानी विस्थापन के स्थान पर आप दूरी भी लिख सकते हो, लेकिन विस्थापन और दूरी ये दोनों बराबर होते कब हैं? जब दिशा निश्चित हो। दिशा क्या हो? निश्चित हो। वैसे केस में अगर दिशा में परिवर्तन हो रहा है तो आप नहीं बोल पाओगे विस्थापन बराबर दूरी। ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, रट चुका होगा आपको। तो देखो, यदि वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति कर रही है तो इसके औसत वेग की गणना औसत चाल के समान ही होती है। यदि वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति कर रही हो, सीधी रेखा में, हाँ सही है, यहां देखो सीधी रेखा में बोल रखा है, सीधी रेखा में यानी डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है तो आप तो पढ़ ही चुके हो ना, बता ही चुका हूं मैं अभी, चाल बराबर वेग हो जाएगा। चाल बराबर वेग हो जाएगा तो औसत चाल बराबर औसत वेग भी आप बोल सकते हो, लेकिन कब? डायरेक्शन में चेंज नहीं होना चाहिए। तो एवरेज वेलोसिटी बराबर आप टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम बोल सकते हो। कुल मिलाकर बात यह है कि आपने विस्थापन के स्थान पर दूरी लिख दिया है। आपने क्या कर दिया है? आपने विस्थापन के स्थान पर क्या कर दिया है? दूरी लिख दिया है। और ये विस्थापन बराबर दूरी कब होता है? जब डायरेक्शन में बिना चेंज किए मोशन हो, तब होता है। ठीक, यहां पर देखो औसत चाल बराबर औसत वेग का एक एग्जाम्पल दिया गया है। औसत चाल बराबर औसत वेग का एग्जाम्पल दिया गया है। फिर से आपको मैं दोहरा देता हूं कि ये औसत चाल बराबर औसत वेग जो हम लिख पाते हैं वो क्यों लिख पाते हैं? क्योंकि यहां पर विस्थापन और दूरी एक समान होंगे, ये दोनों के दोनों एक समान होंगे। अब देखो, ये लड़का जो है अपने घर से स्कूल जा रहा है, स्कूल गया, घर से स्कूल गया, 100 मीटर डिस्टेंस कवर किया 50 सेकेंड में। अब मुझे बताओ यहां पर दूरी बराबर क्या है? दूरी बराबर क्या है? आप बोलेंगे 100 मीटर। अब मैं बोलूं विस्थापन बराबर क्या है? 100 मीटर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ये गया है, स्ट्रेट लाइन में ये गया है तो विस्थापन भी 100 मीटर। तो अब आप चाल निकालने जाएंगे तो दूरी बट्टे में समय करेंगे, दूरी बट्टे में समय करेंगे तो 100 में 50 से भाग लगाएंगे, औसत चाल निकल करके आ जाती है। औसत वेग बराबर विस्थापन बट्टे में समय करेंगे, विस्थापन भी तो 100 मीटर ही है, और बट्टे में समय करेंगे तो औसत चाल बराबर औसत वेग आ जाएगा, दोनों के केस में 2 मीटर पर सेकेंड। तो सीधा आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई वस्तु आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक बिना दिशा परिवर्तन किए सीधी रेखा में गति करता है, या फिर सीधा याद रखो डायरेक्शन जो है वो फिक्स्ड है, डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा है, वैसे केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर हो जाते हैं, स्पीड वेलोसिटी आपस में बराबर हो जाते हैं, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी आपस में बराबर हो जाते हैं। इतनी सी ही बात है। बात सिर्फ इतनी है कि आपको यह समझ में आना चाहिए कि दूरी और विस्थापन बराबर कब होता है, जो कि बहुत ही सिंपल है, जब डायरेक्शन में चेंज नहीं होता है। अब देखो, जब कोई पिंड आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक दिशा परिवर्तन के साथ गति करता है, मतलब डायरेक्शन में चेंज के साथ जो है मोशन हो रहा है ना, गति तो हो रही है लेकिन दिशा में परिवर्तन के साथ, दिशा में परिवर्तन के साथ अगर गति हो रही है तो याद करो मैंने आपको क्या बोल रखा है, दिशा में परिवर्तन के साथ अगर गति हो तो दूरी जो है विस्थापन से बड़ी हो जाती है। अगर दूरी विस्थापन से बड़ी हो जाती है तो आप दोनों साइड समय से भाग लगाओ, दोनों साइड आप समय से भाग लगाओ, तो यहाँ पर दूरी बट्टे में समय जो है ये आपको चाल मिल जाएगा और विस्थापन बट्टे समय से आपको वेग मिल जाएगा। तो अगर दिशा परिवर्तन के साथ गति हो रही है तो चाल जो है वेग से बड़ी मिलने वाली है, चाल वेग से बड़ी हमेशा मिलने वाली है। अगर डायरेक्शन में चेंज हुआ है तो आप औसत चाल जो है अधिक दिखाएंगे औसत वेग से, अगर डायरेक्शन में चेंज होते हुए मोशन हुआ है। अदरवाइज क्या हो जाएगा? चाल वेग के बराबर हो जाएगा अगर डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा तो। जैसे देखो, आपको यहाँ पर एक अच्छा सा एग्जाम्पल दिया गया है। ये लड़का जो है ये पहले घर से स्कूल जाता है, 100 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, 50 सेकंड में पहुंच जाता है। फिर ये लौट करके वापस से घर आता है, वापस ये 100 मीटर डिस्टेंस कवर करता है 50 सेकंड में। अब देखो, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे में कुल समय। कुल दूरी देखो, जाने में 100 मीटर और आने में 100 मीटर, 100 200 200 बट्टे में टोटल टाइम है ना। औसत चाल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस 200
और टोटल समय कितना, 50 जाने में 50 आने में 100 सेकेंड। ठीक, तो ये 2 मीटर 100 सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। अब आइए विस्थापन की बात करते हैं, वेग की बात करते हैं। तो वेग बराबर विस्थापन बट्टे में समय। अब देखो घर से चला था, वापस घर पे लौट आया, प्रारंभिक स्थिति अंतिम स्थिति एक समान, तो विस्थापन तो 0 हो जाएगा और समय 100 सेकेंड। 100 सेकेंड, समय 100 सेकेंड, औसत वेग 0 हो गया ना खेला। ठीक है, यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अगर डायरेक्शन में चेंज हुआ ना, वैसे केस में चाल हमेशा आपको बड़ी मिलने वाली है वेग से। चाल कुछ और निकल करके आएगी, वेग कुछ और निकल करके आएगा। अगर डायरेक्शन में चेंज कहीं पर नहीं हुआ है, वैसे केस में चाल और वेग को आप बराबर बोल सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दूरी जो है विस्थापन के बराबर होती है या फिर बड़ी होती है। दूरी और विस्थापन का जो रेशियो है या तो 1 के बराबर या फिर 1 से ज़्यादा। दूरी विस्थापन आपस में बराबर कब होंगे, जब दिशा में परिवर्तन नहीं होगा, और दूरी विस्थापन से बड़ी हो जाएगी कब, जब दिशा में परिवर्तन होगा। यह रेशियो 1 के बराबर कब, जब दिशा में परिवर्तन नहीं होगा, और 1 से ज़्यादा कब, जब दिशा में परिवर्तन होगा। अब देखो दोनों साइड आप टाइम से भाग लगा दो, दोनों साइड जो है आप टाइम से भाग लगा दो, तो डिस्टेंस बट्टे में टाइम एवरेज स्पीड और डिस्प्लेसमेंट बट्टे में टाइम एवरेज वेलोसिटी। तो हम बोल सकते हैं कि जो औसत चाल है वो या तो औसत वेग के बराबर होगी अगर दिशा में परिवर्तन नहीं हुआ है, या फिर औसत वेग से अधिक होगी अगर दिशा में परिवर्तन हुआ है। रेशियो निकालेंगे तो ये 1 से बड़ा या फिर 1 से बड़ा या फिर 1 के बराबर। 1 के बराबर कब होगा, जब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ये आपस में बराबर होंगे, यानी डायरेक्शन में चेंज जब नहीं होगा। और बड़ा कब होगा, जब एवरेज स्पीड ज़्यादा हो जाए एवरेज वेलोसिटी से, जो कि तब होगा जब डायरेक्शन में चेंज होगा। औसत वेग जो है ये धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है विस्थापन पे। विस्थापन धनात्मक तो औसत वेग धनात्मक, ऋणात्मक तो औसत वेग धनात्मक, और शून्य विस्थापन तो औसत वेग शून्य। तो आपने अभी देखा औसत वेग शून्य हो गया, 0 हो गया। क्यों? क्योंकि विस्थापन 0 हो गया। औसत चाल हमेशा धनात्मक होती है, क्योंकि औसत चाल बराबर दूरी बट्टे में समय। दूरी हमेशा धनात्मक होती है, इसीलिए औसत चाल जो है हमेशा धनात्मक होती है। तो वेग वाले कॉन्सेप्ट पर आइए कुछ प्रश्नों को करते हैं। एक कार 10 मीटर त्रिज्या वाली वृत्ताकार पथ पर घूमती है और 5 मिनट में 5 चक्कर पूरा करती है। कार की औसत वेग क्या है? औसत वेग का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बट्टे में टोटल टाइम, है ना, तो विस्थापन बट्टे में समय। अब बताओ वृत्तीय पथ पर कार जो है घूम रही है, एक चक्कर लगाने के बाद विस्थापन 0, फिर दूसरा चक्कर लगेगा विस्थापन 0, फिर तीसरा चक्कर लगेगा विस्थापन 0, ऐसे 5वें चक्कर के बाद भी विस्थापन तो 0 ही हो जाना है। क्यों 0 हो जाना है? क्योंकि हर एक चक्कर के बाद या फिर कुल 5 चक्कर लगाने के बाद कार की जो अंतिम स्थिति है वो वही हो जाएगी जो प्रारंभिक स्थिति है ना। 5 चक्कर लगाने के बाद जो कार की अंतिम स्थिति आएगी वो प्रारंभिक स्थिति ही आएगी। तो अगर अंतिम स्थिति प्रारंभिक स्थिति दोनों एक समान हो जाए तो विस्थापन 0 हो जाएगा। समय आप चाहे जितना लगा लो, 5 मिनट का समय लगा है, ले लो 5 मिनट का समय, एवरेज वेलोसिटी 0। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर एवरेज स्पीड पूछा जाए तो अभी आपने निकाला था थोड़ी देर पहले 2 पाई मीटर पर मिनट, क्योंकि 5 चक्कर लगाने के बाद डिस्टेंस कवर किया जाएगा 2 पाई आर इंटू में 5 और टाइम लगेगा यहाँ पर 5 मिनट। आर के स्थान पर आप डालो 10, 5 से 5 खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा 20 पाई मीटर पर मिनट। अब देखो इस वाले केस में क्या हुआ, जो एवरेज स्पीड है वो 20 पाई है और ये 0 है, तो एवरेज स्पीड ज़्यादा हो गया एवरेज वेलोसिटी से। क्यों हो गया? क्योंकि वृत्तीय पथ पर कार घूम रही है। वृत्तीय पथ पर अगर कार घूमेगी तो डायरेक्शन में चेंज लगातार होगा। जैसे ही डायरेक्शन में चेंज हो जाए वैसे ही कभी भी एवरेज स्पीड जो है एवरेज वेलोसिटी के बराबर नहीं होगी। 300 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करता हुआ 2 मिनट 30 सेकंड में एक सिरे से दूसरे सिरे बी पर पहुंचता है। तो ये सवाल जो है पहले भी आया हुआ है, लेकिन वहां पर हम लोगों ने औसत चाल को निकाला था। इस बार औसत वेग पूछा है, औसत चाल को निकाला था और आंसर जो है आपका ए आया था। वापस से यही सवाल है, लेकिन इस बार वही सवाल है, लेकिन औसत वेग
जो है आपसे इस बार पूछा गया है। तो देखो, जोसेफ ए से चला था, बी पर पहुंच गया, ठीक, और फिर लौट करके ये घूम करके जो है ये सी पर आया, तो पहले ए से बी जो है ये 300 मीटर डिस्टेंस कवर किया। ए से बी जो है 300 मीटर डिस्टेंस कवर किया। कितने टाइम में कवर किया? 2 मिनट 30 सेकंड। 2 मिनट यानी कि 120 सेकंड और प्लस 30 यानी 150 सेकंड। फिर क्या हुआ? बी पर जाने के बाद ये घूम करके सी पर आया, 100 मीटर पीछे, 100 मीटर पीछे, और समय कितना लिया? 100 मीटर पीछे आया, 100 मीटर पीछे आया और समय यहां पर इसने लिया 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। आपको इस बार औसत वेग पूछा है। अगर औसत चाल पूछा होता तो हम लोग टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करते हैं। क्या औसत वेग का सूत्र आपको याद है? औसत वेग का सूत्र, एवरेज वेलोसिटी का सूत्र, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट, अच्छा इस वाले केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ये आपस में बराबर हो सकते हैं क्या? सीधा आप खारिज कर देंगे कि नहीं, नहीं। क्यों भाई नहीं? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुआ है ना, ए से बी जाने के बाद वापस से घूमा है, वो डायरेक्शन चेंज हुआ है, तो ये चीज़ तो नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर नहीं हो सकता। अदरवाइज आप यहाँ पर डिस्टेंस भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर आप नहीं लिख पाएंगे। अब देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। प्रारंभिक स्थिति को मार्क करते हैं, प्रारंभिक स्थिति को मार्क करते हैं, अंतिम स्थिति को मार्क करते हैं, इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं और उनकी दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो ए से बी 300 मीटर, बी से सी 100 मीटर, यानी कि ये डिस्टेंस भाई कितनी है? 200 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट यहां पर 200 मीटर, टाइम, टोटल टाइम, ठीक है, टोटल टाइम। तो टोटल टाइम यहां पर 150 सेकंड लगा और फिर यहां पर 60 सेकंड लगा, तो यहां पर 210, जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, ये एक से थोड़ा छोटा आएगा, 0.9 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पर भी देखो एवरेज स्पीड 1.9 मीटर पर सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी 0.9, तो एवरेज स्पीड ज़्यादा है ना एवरेज वेलोसिटी से। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन में यहाँ पर चेंज हुआ था, इसीलिए। यही सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको इस चैप्टर के अंदर ध्यान में रखने होते हैं। आइए आगे फिर से सवाल बनाते हैं। एक साइक्लिस्ट 10 मीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ ए बी सी डी पर ए से बी तक जाने में 5 सेकंड का समय लेता है, औसत वेग क्या है? आपसे क्या पूछा है? औसत वेग। तो फॉर्मूला तो आप यही याद रखेंगे, विस्थापन बट्टे में समय। औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट बट्टे में टोटल टाइम। चलिए भाई डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? प्रारंभिक स्थिति क्या है, अंतिम स्थिति क्या है? तो ए से बी तक जाने में प्रारंभिक स्थिति ए, अंतिम स्थिति बी। क्या करेंगे? दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। तो चलो दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिला दिया। अब इसकी लंबाई चाहिए, कैसे निकालेंगे? ये 10 मीटर है, तो ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर त्रिज्या है, ये 90 डिग्री, ये दूरी कितनी हो जाएगी? 10√2। ये मान आप यहां पर डाल दो, ये मान आप यहां पर डाल दो। डिस्प्लेसमेंट 10√2, टोटल टाइम कितना लगा? 5 सेकेंड, टोटल टाइम आपको 5 सेकेंड लगा, तो 2√2, ये आ गया मीटर पर सेकेंड, 2√2, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है, वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है। मान लीजिए कि ये तालाब है, ये तालाब है, उषा ऐसे जाती है, ठीक, ऐसे स्ट्रेट लाइन में जाती है,
यहाँ से ये बिंदु ए से ऐसे बिंदु बी तक जाती है इस तालाब में। सरल रेखीय पथ पर, यानी दिशा में परिवर्तन जो है नहीं हो रहा है। ये ए से बी जाती है तथा वापस आती है, ए से बी जाती है, एक सिरा से दूसरा सिरा जाती है और फिर से वापस से वहीं पर आ जाती है। और इस दौरान वह कुल 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। उषा की औसत चाल और औसत वेग है, यानी औसत चाल भी चाहिए, औसत वेग भी चाहिए। तो भाई दोनों के लिए अलग अलग सूत्र है, दोनों के लिए अलग अलग सूत्र है। आपसे एवरेज स्पीड पूछा गया है, एवरेज स्पीड बताइए। तो एवरेज स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे में टाइम, दूरी बटे में समय, कुल दूरी बटे में कुल समय। तो कुल दूरी आपको बोल रखा है कि 180 मीटर है, समय 1 मिनट लगा है, आपको मीटर पर सेकंड में आंसर चाहिए। तो 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड, तो ये आ गया 3 मीटर पर सेकंड। अब आइए एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। सूत्र है हमारे पास विस्थापन बट्टे में समय। अब ए से बी वो जाती है, इस सिरे से इस सिरे जाती है, इस सिरा से वो इस सिरा जाती है, वापस से यहीं पर आ जाती है। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक समान, तो विस्थापन 0 बट्टे में समय कितना लगा, 60 लगा, 0। तो देखो यहाँ पर एवरेज स्पीड ज़्यादा है एवरेज वेलोसिटी से। क्यों हुआ? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुआ है, एक सिरा से दूसरे सिरा वो जाती है, वापस से घूमती है ना, डायरेक्शन में चेंज हुआ। तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, क्योंकि दूरी विस्थापन आपस में बराबर नहीं है। तो 3 मीटर पर सेकंड और 0, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब ये सवाल इस बार पूछा गया था 2025 में ग्रुप डी में। यदि बिंदु ए और बी के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है और कोई वस्तु ए से बी जाकर पुनः ए पर लौट आती है। बिंदु ए से बी वस्तु जाती है और वापस से ए पर लौट आती है। इस पूरी यात्रा में कुल समय 10 सेकंड लगता है। ऐसी स्थिति में औसत वेग क्या होगा? इस बार पूछा गया है 2025 में। बिंदु ए है, ए से बी जाती है, वापस से लौट करके ए पर आ जाती है। दोनों बिंदु के बीच दूरी 50 सेंटीमीटर है। तो दूरी कितनी चली? ए से बी जाने में 50 और बी से ए आने में 50, 100। लेकिन हमसे औसत वेग पूछा है, औसत वेग पूछा है। हमें तो दूरी से मतलब ही नहीं है, हमें तो विस्थापन से मतलब है। उत्तर तो आप लोगों ने निकाल ही लिया होगा। एवरेज वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बट्टे में टाइम। ए से बी जाती है, बी से लौट करके ए पर आ जाती है। तो प्रारंभिक स्थिति अंतिम स्थिति एक समान, अगर एक समान तो विस्थापन 0 और कुल समय 10 सेकंड लगता है, 0। आंसर हमारा डी। बहुत ही सिंपल सा सवाल आपसे पूछा गया था। तो जब तक आपको पता नहीं रहेगा कि भाई विस्थापन कैसे निकालते हैं, तब तक आप जो है वेग नहीं निकाल पाएंगे। मीटर प्रति सेकंड एसआई मात्रक है। मीटर प्रति सेकंड ये किसका एसआई मात्रक है? तो आप ये बोलेंगे चाल और वेग का। चाल और वेग का, चाल को भी मीटर पर सेकंड में ही मापते हैं और वेग को भी मीटर पर सेकंड में ही मापते हैं। तो दोस्तों आज का ये जो क्लास 2 है यहीं पर समाप्त होता है। आज के इस वीडियो में आपने वेग को अच्छे से समझा है। तो दूरी और विस्थापन में अंतर आपको अच्छे से समझना है, वेग और चाल में आपको अच्छे से समझना है, विस्थापन कैसे निकालते हैं, वेग कैसे निकालते हैं, ये आपको अच्छे से समझना है। तो क्लास 1 और क्लास 2 में हम लोगों ने इन्हीं सारे टॉपिक्स को पढ़े हैं। अब क्लास 3 में हम लोग त्वरण को पढ़ेंगे। त्वरण को अच्छे से पढ़ने के लिए वेग आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि वेग में परिवर्तन कब कब होता है, जो मैंने आपको आज के इस क्लास 2 में बताया है। तो अगले वाले क्लास में हम लोग त्वरण को अच्छे से समझेंगे और त्वरण पे आधारित प्रश्नों को देखेंगे। तो मिलते हैं क्लास 3 में। थैंक यू सो मच।